जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज 30 मार्च है और आज के न्यूज़पेपर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी के लिए, बाकी स्टेट पीएससी के लिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड आपको कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आपको 2 साल का जो कोर्स है, 2 years ऑफ कोर्स, उस पर स्पेशल ऑफर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको जहां पर आपको 40% डिस्काउंट जो है वो 2 years के कोर्स पर मिल रहा है। इसीलिए ये जो मौका है इसको मत गवाइए। जल्दी ही ये जो ऑफर है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि सिर्फ जो 50 एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये ऑफर लाया गया है। जैसे ही 50 एस्पिरेंट्स खत्म हो जाएंगे वैसे ही ये ऑफर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर आप यूपीएससी का जो कोर्स देखोगे, फाउंडेशन कोर्स देखोगे, तो इसमें GS1 का पूरा कोर्स अवेलेबल है, GS2 का कंप्लीट कोर्स है, GS3 का, GS पेपर 4 का। और आपको यहाँ पर ना ही एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है ना ही कुछ। यहाँ पर आप वीडियोस जो है फॉलो कर लोगे, पीडीएफ फॉलो कर लोगे, आपका कंप्लीट जो है वो मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ जो 2 year का कोर्स है उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आप सबके सामने हाजिर है। तो यहाँ पर मैप में ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि एम अकेडमी ऐप पर सभी कोर्सेस अवेलेबल है। यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्रोफाइल जो है वो आपको दिखाई देगा। प्रोफाइल में जाओगे तो वेरियस आपको जो प्लान्स है वो दिखाई देंगे एंड उसमें 2 years के प्लान पर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें रिकॉग्नाइजिंग माइनॉरिटीज, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन में जितने भी हमें आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं ऑलरेडी हमने इनको कवर किया हुआ है। तो रिकॉग्नाइजिंग माइनॉरिटीज, यहाँ पर माइनॉरिटीज जो है उनके बारे में बात की जा रही है जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहाँ पर मिलिट्री ऑफ रोडर फॉर मार्शी स्नो टेरेन, यहाँ पर हमने कल ही आर्टिकुलेटेड जो ऑल टेरेन व्हीकल है उसके बारे में कल ही डिस्कस किया है। देन यहाँ पर नेपाल जो है उसने ग्रांट एक्सेप्ट कर ली है यूएसए से, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है कि नेपाल जो है उसको यहाँ पर यूएसए जो ऑफर दे रहा है उसमें थोड़ा यहाँ पर नेपाल जो है वो स्केप्टिकल था कि ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि जो चाइना है उसके साथ रिलेशंस यहाँ पर नेपाल के अच्छे हो रहे हैं और चाइना ने यहाँ पर बोल दिया भाई अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छा नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर फाइनली नेपाल जो उसने यूएसए से एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि यूएसए जो है उसने फिर बोला कि भाई अगर तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो हमारा ये जो ऑफर है, जो ग्रांट है, अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो हम ये समझेंगे तुमने चाइना के दबाव में आकर ये एक्सेप्ट नहीं किया है और फिर हमारा जो रिलेशन है उसमें खटास आ सकती है। तो नेपाल इस तरीके से फंस गया था, लेकिन अब उसने अपने आप को रास्ता निकाल लिया है और अब यहाँ पर वो यूएसए के जो है उसकी ग्रांट एक्सेप्ट कर ली है। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर चाइना, जिसका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें नेपाल में देखने को मिलता है, रुचि भी नेपाल में देखने को मिलती है, उसके साथ जो रिलेशन है या फिर जो इक्वेशन है वो अब यहाँ पर थोड़ा डगमगा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो अगर आत्मनिर्भर इंटरनेट की बात की जाए कुछ भी खास नहीं निकल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नो फार इनफ, अगेन यहाँ पर जो इंटरनेशनल सिनारियो है, यहाँ पर देखिए यूक्रेन लेसन फ्रॉम नाटो जो है, ये यहाँ पर नाटो क्या है और क्यों यहाँ पर नाटो जो है वो हेल्प नहीं कर रहा है यूक्रेन की। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ था, लेकिन खैर वो वीडियो को काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसीलिए इसी वीडियो के साथ इन दी एंड में अटैच करके वो वीडियो जो है वो अटैच कर दूंगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नाटो के बारे में मिल जाएगी और ये भी पता चलेगा कि क्यों यहाँ पर नाटो जो है वो हेल्प नहीं कर रहा है यूक्रेन की। ये भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है, ये भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मार्टर या शहीद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। अगर लड़ाई करते वक्त किसी भी सोल्जर की जान जाती है तो उसके लिए हम शहीद जो है वो यूज करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि शहीद ये शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इन सभी चीजों को हम आज के इस वीडियो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि नो टर्म्स लाइक मार्टर और शहीद इन आर लेक्सिकॉन, कहीं पर भी ये जो शब्द है इनको डिफाइन जो है वो नहीं किया गया है। अब
यहाँ पर सोल्जर की अगर हम बात करें तो एक सोल्जर जो है वो कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है, हमेशा वो काम पर रहा रहता है। और कभी भी अगर किसी भी देश का अटैक हो, खासकर अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, तो कभी भी अगर अटैक होता है तो एक सोल्जर को तैनात रहना पड़ता है। और जब भी कोई वॉर होता है या इंसर्जेंसी होती है तो उस दौरान जो हमारे सोल्जर्स है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में हम सोल्जर के लिए या तो मार्टर या तो शहीद इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पर कोई सोल्जर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके लिए हम मार्टर सोल्जर जो है इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहा गया है कि कहीं पर भी ये जो शब्द है ये परिभाषित नहीं किए गए हैं, डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो ऐसा क्यों यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो मार्टर ये शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं करती है अगर कोई भी सोल्जर अपनी ड्यूटी करते वक्त वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर 2013-14 की अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये तब भी क्लैरिफाई किया था जब एक आरटीआई एप्लीकेशन वहाँ पर दाखिल की गई थी कि जो शब्द है यहाँ पर मार्टर या फिर शहीद, ये कहीं पर भी इंडियन गवर्नमेंट के इसमें डिफाइन नहीं किए गए हैं, कहीं पर भी परिभाषित नहीं किए गए हैं। ये जो वर्ड है मार्टर, इसका रिलीजियस कनोशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास को अगर हम रेफर करें तो कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो रिलीजियस बिलीफ की वजह से, पर्टिकुलरली अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो रिलीजियस बिलीफ की वजह से वो सैक्रिफाइस कर देते थे अपनी जिंदगी को। और रिलीजियस बिलीफ की वजह से जो लोग अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करते थे उन्हें मार्टर जो है वो कहा जाता था। और उसी तरीके से अगर हम शहीद ये शब्द की बात करते हैं तो ये यहाँ पर एक इसको भी रिलीजियस कनोशन जो है वो दिया जाता है और ये लिंक्ड किया गया है जो शहादत है इस्लाम में उससे रिलेटेड। उसी के साथ साथ जो वेरियस डिक्शनरीज है वो मार्टर इस शब्द को डिफाइन करती है जो यहाँ पर जो रिलीजियस रिनाउंस है, मतलब रिलीजियस उसके जो बिलीफ है उसको छोड़ने से मना कर देता है और उस सिलसिले में अपनी जिंदगी जो है वो गवा देता है, तो उस इंसान को यहाँ पर मार्टर जो है वो कहा जाता है। मतलब बेसिकली ये है कि दोनों ही जो शब्द है, मार्टर बोलिए या शहीद बोलिए, दोनों का ही यहाँ पर रिलीजियस बैकग्राउंड जो है वो देखने को मिलता है। और अगर हम हमारे सोल्जर्स की बात करते हैं, इंडियन सोल्जर्स की बात करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, तो वो किसी भी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो शब्द है, ये शब्दों का इस्तेमाल हमारे सोल्जर्स के लिए नहीं किया जाता है अगर वो अपनी ड्यूटी करते वक्त वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्टिल आज भी अगर आप देखोगे तो कई जगहों पर ये शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कई बार तो जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी ये जो शब्द है इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये शब्द कहीं पर भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किए गए हैं। उसी के साथ साथ इन शब्दों को ऑफिशियल तौर पर इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन स्टिल हमें लोगों के द्वारा बोलिए या डॉक्यूमेंट्स में बोलिए, यही शब्दों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम मार्टर या फिर शहीद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए? तो यहाँ पर कई ऐसे शब्द हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेट डाउन देयर लाइव्स ये हम यूज कर सकते हैं, किल्ड इन एक्शन ये यूज कर सकते हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइसेस फॉर द नेशन ये यूज कर सकते हैं, फॉलन हीरोज ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन आर्मी ब्रेव्स एंड फॉलन सोल्जर्स, बैटल कैजुअलिटी, ब्रेव हार्ट्स, ब्रेव हुम वी लॉस्ट, वीर गति प्राप्त वीर, इन शब्दों का हम यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल गई होगी और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्यों हम मार्टर या शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो जमीन के रेट है वो काफी तेजी से बढ़ गए हैं। जो 3 लाख रुपए में उपलब्ध जमीन थी अब उसके भाव 18 लाख रुपए हो चुके हैं। और इसी के चलते 34 नॉन रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर के जो नॉन रेसिडेंट्स है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जमीन जो है वो खरीद ली है। काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब इससे जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके का आ सकता है, जो मिलिटेंसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 34 नॉन जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स उन्होंने जमीन खरीदी है यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर पहले एक संपूर्ण राज्य था, लेकिन
जब उसका विभाजन कर दिया गया, जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया और इस तरीके से हमें दो यूनियन टेरिटरी देखने को मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदी जा रही है इंडिविजुअल्स के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा, वो ज्यादातर हमें पंजाब और दिल्ली के देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी जमीन खरीदी जा रही है तो सोर्सेज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो प्लॉट है, ये जो जमीन है, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हॉलीडे होम्स, मतलब छुट्टियां मनाने के लिए जो घर बनाए जाते हैं, जो फार्म हाउसेस बनाए जाते हैं, वो सब यहाँ पर बनाने की सुविधा जो है वो देखने को मिलती है। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हॉलीडे प्लानिंग है उसके हिसाब से जो सिनारियोज है वो बनाए जा सकते हैं। मतलब जो टूरिज्म है वो यहाँ पर काफी बढ़ चढ़कर आगे हमें देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, ये पहले क्यों नहीं किया जा सकता था? आर्टिकल 370 की वजह से। आर्टिकल 370 हमें देखने को मिलता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले अगर आप देखोगे तो भारत का हिस्सा जो है वो नहीं था, लेकिन उसके बाद जब हमें आज़ादी मिलती है उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में हमें एक समझ लीजिए प्रिंसी स्टेट है वो देखने को मिलता था। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको ये सहूलत दी गई कि आप भारत को ज्वाइन कर सकते हो, आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप आज़ाद रह सकते हो। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने बोला कि भाई मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाऊंगा। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर पश्तून भेज देता है, वो अटैक करता है, तो फिर राजा हरी सिंह जो है भाग भाग कर आते हैं इंडिया के पास कि मदद करो। और उस सिलसिले में यहाँ पर हम कैसे मदद करेंगे, हम हमारी टेरिटरी हो तो मदद कर सकते हैं, और वही चीज़ वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने हरी सिंह को कही। तो फिर हरी सिंह जो है वो यहाँ पर राजी हो गए कि मैं यहाँ पर भारत को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, और उसी के साथ साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसी के साथ हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के साथ ही आता है आर्टिकल 35A, जहाँ पर कई सारी सहूलत जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स को दी जाती है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो जमीन है वो नॉन रेसिडेंट्स जो बाहर के होंगे जम्मू एंड कश्मीर के वो नहीं खरीद सकते हैं। उसमें से एक ये भी प्रावधान हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जो 2019 है उसमें आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है। अब आर्टिकल 370 को हटाने की भी एक बहुत ही रोचक कहानी देखने को मिलती है। क्या है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है, उसका प्रावधान दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है उनके पास ये सहूलत है कि आर्टिकल 370 जो है वो हटा सकते हैं। फिर इतने साल हो गए, आर्टिकल 370 को क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि उसे टेम्परेरी स्टेटस दिया गया था कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी स्टेटस है ना। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं हटाया गया था? क्योंकि उसमें एक जो प्रावधान दिया गया था वो ये था कि राष्ट्रपति जो है वो हटा सकते हैं आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस, लेकिन उन्हें यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट फ्लैग था। तो यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी परमिशन यहाँ पर राष्ट्रपति को लेनी पड़ेगी। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखें, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद ही खत्म हो गई थी, डिसमेंटल कर दी गई थी। तो फिर अब यहाँ पर समस्या ये क्रिएट हो रही थी कि फिर अब कैसे यहाँ पर राष्ट्रपति किसकी परमिशन लेंगे। तो इसीलिए समझा जा रहा था कि भाई अब यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है परमानेंट हो चुका है, इसको कोई भी हटा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि देखो राष्ट्रपति जो है उनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी है ही नहीं। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। तो मतलब यह है कि राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन नहीं लेनी है, राष्ट्रपति को बेसिकली लेना है लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन। लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने को मिल रही है। और उस वक्त जब यह आर्टिकल 370 हटाया गया था उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बेसिकली डिसॉल्व थी। तो मतलब वहां पर रूल किसका था? राष्ट्रपति का था। तो मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी थी, लेकिन फिर उसके बाद CA इज इक्वल्स टू LA, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अब LA की परमिशन लेनी थी, लेकिन LA इज इक्वल्स टू यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गए। तो बेसिकली राष्ट्रपति को यहाँ पर राष्ट्रपति की ही परमिशन लेनी थी, और इस तरीके से आर्टिकल 370 जो है उसका स्पेशल स्टेटस यहाँ पर हटा दिया गया। और जैसे ही यहाँ पर आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस हटाया, वैसे ही आर्टिकल 35A जो आर्टिकल 370 के स्पेशल स्टेटस के भरोसे पे था वो भी अब खत्म हो गया। वो खत्म होने के बाद अब जो भी यहाँ पर सहूलत जो रेसिडेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के उनको मिल रही थी अब वो सभी खत्म हो गई। मतलब अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मली जो बाकी जो भारत के लोग हैं, नागरिक है, उनको जो सहूलत है वो सारी सहूलत अब जम्मू एंड कश्मीर में इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी रोचक स्टोरी है आर्टिकल 370 को हटाने की।
अब यहाँ पर हुआ क्या है, आर्टिकल 370 जो है वो रहने की वजह से वहीं के लोग सिर्फ लैंड परचेज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी जमीन परचेज कर सकते हैं। और इसी के तहत जो प्लॉट्स 3 लाख रुपए पर कैनल अवेलेबल थे, एक कैनल मतलब कितना होता है, तो 5445 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो जो प्लॉट 3 लाख रुपए पर कैनल अवेलेबल थे वो अब 18 लाख रुपए पर कैनल पर पहुंच चुके हैं। ये जो वैल्यू है, ये जो प्राइजेस है, ये कब इंक्रीज होती है, जब डिमांड इंक्रीज होती है। डिमांड जो है वो अब इंक्रीज हो रही है, काफी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने देखा है कि अभी हाल ही में जो यूएई के काफी सारे इन्वेस्टर जो है उनको बुलाया गया था, उद्योगपतियों को बुलाया गया था कि आओ भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरीके से यहाँ पर जमीन के भाव जो है काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर समझ लीजिए काफी पट यहाँ पर जो जमीन के रेट है वो बढ़ चुके हैं। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मिलिटेंसी है उसका जो डर था वो अब यहाँ पर खत्म हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो अब इंक्रीज हो रहा है कि अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर भी जो लोग हैं वो अब उद्योग कर सकते हैं। वहां पर जो मिलिटेंट है वो अब यहाँ पर कोई भी खतरा जो है वो नहीं होने देंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हम बिजनेस है उसको और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो रोज़गार है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं और काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर की हमें देखने को मिल सकती है। इसके वजह से क्या है, इंटीग्रेशन जो है भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी यूथ है जो पत्थरबाजी करते हैं। उसके पीछे कारण बताया जाता है कि उनको रेडिकलाइज किया जाता है। उसी के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से और ज़्यादा वो रेडिकलाइज हो जाते हैं, आसानी से रेडिकलाइज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो अपने आप जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी तो अपने आप डी रेडिकलाइजेशन जो है वो प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो सकती है, क्योंकि लोग जब यहाँ पर काम पर जाएंगे तो अपने आप यहाँ पर जो पत्थरबाजी का शौक है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। कुछ कंसर्न भी जताए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए तो जो खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की वो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन खैर यहाँ पर एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो जो नॉन रेसिडेंट्स यहाँ पर इतनी सारी ज़मीन खरीद रहे हैं, इतने महंगे दामों पर खरीद रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली कमर्शियल उसका यूटिलाइजेशन ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एनवायरमेंटल भाग का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा ना फैले। उसी के साथ साथ जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ के, उनको भी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादातर मिले। इसके साथ अगर ये सारी चीज़ें होती है तो जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहे हैं इससे प्रॉपर तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग तरीके से देखा जाता है वो नहीं देखा जाएगा। हम जिस तरीके से बाकी राज्यों को देखते हैं उसी तरीके से देखा जाएगा। तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साइंटिस्ट को माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन के ब्लड में पहली बार मिला है। माइक्रोप्लास्टिक इतना खतरनाक होता है कि अगर वो हमारे ब्लड में जा रहा है, मतलब ऑर्गन्स में जा रहा है, और इसकी वजह से हमारी मौत जो है वो भी हो सकती है। तो क्या है माइक्रोप्लास्टिक, क्या है इसका मतलब, आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइंटिस्ट जो उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक जो ब्लड है ह्यूमंस का फर्स्ट टाइम यहाँ पर फाउंड किया है। अब इसकी वजह से क्या है, माइक्रोप्लास्टिक जो है ये प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो 5 mm से कम डायमीटर के होते हैं, मतलब काफ़ी छोटे होते हैं, कई बार तो दिखाई भी नहीं देते हैं, इसलिए उनको माइक्रो कहा जाता है। और जब वो ह्यूमन के अंदर घुसते हैं, जब वो ऑर्गन्स में जाते हैं तो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ब्लॉकेज क्रिएट करने की वजह से जो ऑर्गन है वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सडन डेथ जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। साइंटिस्ट ने यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन के ब्लड में डिस्कवर किया है पहली बार, और ये एक वार्निंग है कि अगर यहाँ पर ह्यूमन के ब्लड में है तो ऑर्गन्स जो है उसमें भी जाने में कोई देरी लगेगी नहीं, ऑर्गन्स में भी यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक जो है वो पहुंच चुके होंगे। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए देखने को मिलता है। देखिए माइक्रोप्लास्टिक अगर हम देखते हैं तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, दूसरा है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक अगर हम देखते हैं तो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब इसमें क्लोथिंग बोलिए, बाकी टेक्सचर्स बोलिए, टेक्सटाइल बोलिए, उसके लिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक अगर हम देखते हैं तो ये ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं, मतलब जो मेन प्लास्टिक है उसका जब ब्रेकडाउन होता है, जब टुकड़े होते हैं, तो वो माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट होता है, जैसे कि वाटर बॉटल हो गए, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक क्रिएट होता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम इनको पानी में फेंकते हैं, है ना, मरीन में फेंकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मरीन में जाने की वजह से वो यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और जो मरीन में जाते हैं तो मरीन एनिमल्स जो है वो उनको खाते हैं, उनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक जाता है, फिर मरीन एनिमल्स को ह्यूमंस खाते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक जो है वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ सकता है।
अब यहाँ पर अगर हम IUCN की बात माने तो एटलीस्ट 8 मिलियन टन जो है प्लास्टिक वो ओशन में हमें देखने को मिलता है हर साल, जिसकी वजह से 80% जो मरीन डेब्रीज है वो यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक से हो रही है। तो इसकी वजह से जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और उन्हीं की वजह से जो ह्यूमंस है, क्योंकि ह्यूमंस भी यहाँ पर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है उनको खाते हैं, तो इस वजह से ह्यूमंस जो है वो भी काफ़ी बड़ी रिस्क पर यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट दोनों ही जिंदगियों पर हो रहा है। एक तो मरीन लाइफ पर भी हो रहा है। मोस्ट विजिबल और डिस्टर्बिंग इम्पैक्ट जो है वो है सफोकेशन और एंटेंगलमेंट ऑफ 100 ऑफ मरीन स्पीशीज। क्योंकि क्या है, जब प्लास्टिक आ जाता है, प्लास्टिक का एक घेराव बन जाता है, तो उस समय पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं। दूसरा, ह्यूमंस पे अगर इम्पैक्ट देखते हैं तो ह्यूमंस जो है वो मरीन एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, सी फूड कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनको भी यहाँ पर सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पर इंडिया ने क्या इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिए हैं? तो बिल्कुल लिए हैं। जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो उसका एलिमिनेशन यहाँ पर कहा गया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें एलिमिनेट करना है 2022 तक। इमीडिएट बैन जो है अर्बन सिटीज में हमें देखने को मिला। कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र जो है वहां पर भी हमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो उसका बैन देखने को मिला। इंपॉर्टेंट रूल्स लाए गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लाया गया है, जिसके तहत हर लोकल बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए, जिससे कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसका सही तरीके से सेग्रीगेशन हो सके, कलेक्शन हो सके, डिस्पोजल हो सके, जिससे कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये मरीन ऑर्गेनिजम्स में जाकर वहाँ पर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट ना करे। उसी के साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018 देखने को मिलता है, जहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मतलब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर रहेगा माइक्रो प्लास्टिक का, जो प्लास्टिक बनाने वाले लोग हैं, उनकी ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो यहाँ पर सही तरीके से कलेक्ट करे और उसको डिस्पोज करे। मतलब मैं अगर प्लास्टिक की बॉटल बना रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो प्लास्टिक की बॉटल जो है उसको सही तरीके से मैं डिस्पोज करूँ। अनप्लास्टिक कलेक्टिव वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था UNEP इंडिया के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्री, WWF इंडिया, इनके द्वारा यहाँ पर लाया गया है, जिससे कि यहाँ पर जो हेल्थ है हमारे प्लेनेट का उसको सुधारा जा सके, जो माइक्रो प्लास्टिक है उसका कम इस्तेमाल करके या इस्तेमाल जो उसको एलिमिनेट करके। तो ये कुछ यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक इतना आगे फैल चुका है, इतना ज़्यादा जब आगे जा रहा है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको माइक्रो प्लास्टिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नाटो यहाँ पर यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहा है अपने सोल्जर्स भेजकर? रशिया और यूक्रेन के मुकाबले अगर हम देखें तो रशिया के पास बहुत ज़्यादा सैन्य भी है, बहुत ज़्यादा वेपन्स भी है। तो यहाँ पर यूक्रेन जो है वो अगर अकेला लड़े तो बिल्कुल यहाँ पर लड़ाई जो है वो हार जाएगा। तो नाटो जो इतना यहाँ पर बोल रहा है यूक्रेन के लिए और रशिया के अगेंस्ट में, तो खुद यहाँ पर अपने सोल्जर्स भेजकर यूक्रेन जो उसको क्यों नहीं बचा लेता है? तो क्या यहाँ पर नाटो जो है सिर्फ बोल बच्चन कर रहा है? खासकर अगर हम बात करें USA की, तो क्या सिर्फ ये बोल बच्चन कर रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो यूक्रेन है वहां पर कई सारी जगहों से जो रशिया है उसने घुसपैठ जो है वो कर ली है। भले वो क्रीमिया बोलिए, खासकर अगर हम ईस्टर्न साइड देखते हैं तो वहां पर रशिया के जो सोल्जर्स है पूरी तरीके से अंदर जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खार्किव, यहाँ पर काफी ज्यादा बम्बार्डिंग जो है वो हो रही है, और यहाँ पर काफी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट जो है वो भी फंसे हुए हैं, जहां से निकालने की कोशिश यहाँ पर रशिया जो है उनकी भी हेल्प के द्वारा की जा रही है। अभी ऐसे सिनारियों में जहां पर इतने सोल्जर्स इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को, वहीं यहाँ पर जो नाटो है, खासकर अगर हम USA की बात करें तो सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अपने सोल्जर्स भेजकर यहाँ पर हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बोलने पर जो न्यूक्लियर वेपन से उनका त्याग यहाँ पर यूक्रेन ने किया था, अब यहाँ पर यूक्रेन पर जब धमकी आ रही है रशिया की कि हम तुम पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे सिनारियो में जो वेस्ट है उनकी तरफ से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया पर, अपने सोल्जर्स नहीं भेजे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो लीडर है यूक्रेन के, उनके द्वारा भी कहा गया है कि टू दी वर्ल्ड, एक मैसेज दिया है उन्होंने कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेविंग नेवर अगेन फॉर 80 इयर्स, कि भाई ऐसी लड़ाई जैसे हमें वर्ल्ड वॉर में देखने को मिली थी वैसी लड़ाई दोबारा अब नहीं की जानी चाहिए। ऐसा यहाँ पर बोलने से क्या फायदा है इफ वर्ल्ड स्टेज साइलेंट व्हेन द बॉम्ब ड्रॉप्स ऑन द सेम साइड। अगर बॉम्ब यहाँ पर गिर रहे हैं लेकिन फिर भी दुनिया यहाँ पर शांत बैठी है, तो फिर ऐसा बोल के फायदा ही क्या है? तो ऐसी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है।
अब देखिए नाटो के द्वारा तो सीधा सीधा यहाँ पर बोल दिया गया कि भाई नाटो चीफ ने कहा कि कोई भी प्लान नहीं है हमारे ट्रूप जो है यूक्रेन में भेजने का। हम यहाँ पर हमारे जो ट्रूप्स है बिल्कुल नहीं भेजने वाले हैं। अब दूसरे तरफ ये भी देखने को मिलता है कि रशिया की तरफ से ही बोला गया कि भाई अगर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो अंजाम जो है बहुत बुरा होगा, मतलब न्यूक्लियर वेपन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अब यहाँ पर नाटो अगर एंट्री होती है तो वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा, और उसमें अगर न्यूक्लियर वेपन्स निकल जाते हैं तो फिर तो तबाही मच जाएगी। तो नाटो जो है सीधा सीधा उनके द्वारा कहा गया कि भाई यूक्रेन की लड़ाई यूक्रेन लड़ेगा। हाँ भले उसमें वेपन जो है उनकी यहाँ पर दी जा रही ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अपने सोल्जर जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, नाटो क्या है, क्यों यहाँ पर इस तरह चीजें हो रही है, ये समझने से पहले dmmacademy.in ये वेबसाइट अगर आपने विजिट नहीं की है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिलाएंगे। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर में, मतलब ऑलमोस्ट 20 ज्यादा कोर्सेज देखने को मिलेंगे और जबरदस्त कोर्सेज है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी के लिए प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है। मजा आ जाएगा आप सभी को। यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे और जबरदस्त क्वालिटी में बनाए गए हैं, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइस में। तो जरूर विजिट कीजिए dmmacademy.in। अब देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि नाटो क्या है। यहाँ पर हम इतना नाटो 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 कर रहे हैं, क्या ये गाना है नाटो 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 नाटो। नाटो बेसिकली क्या है, तो नाटो का फुल फॉर्म आता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक सागर जो हमें देखने को मिलता है, तो नॉर्थ साइड का मतलब यहाँ पर जो नदर्न कंट्रीज है उनकी यहाँ पर बातें होगी नॉर्थ अटलांटिक की। एक ट्रीटी उनके बीच में हमें देखने को मिल रही है, एक संगठन यहाँ पर उनकी बन रही है। तो अब यहाँ पर फुल फॉर्म जो है हमें तो समझ में आ गया, लेकिन भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए नाटो जो है, नाटो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। मतलब बेसिकली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके बीच में ये ट्रीटी हमें देखने को मिल रही होगी, ऐसा हम यहाँ से ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रमोट करती है। जो मेंबर्स है कंसल्ट कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, मतलब जो मेंबर्स है उसमें जो ग्रुप में, जो गट में जो भी मेंबर्स आ रहे हैं उनके अंदर अगर कोई भी डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो उसका कंसल्टेशन किया जा सकता है, उसका कोऑपरेशन किया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड किया जा सकता है, इन लॉन्ग रन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो यहाँ पर ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश जो है यहाँ पर नाटो के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर नाटो जो है वो कमिटेड है पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में तो उसके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको पीसफुल रिजोल्यूशन जो है वो किया जाए। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर फेल हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर नाटो जो है मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। और मिलिट्री पावर में अगर हम नाटो देखते हैं तो उसके बहुत सशक्त है, मतलब समझ लीजिए यूएसए के साथ साथ जो बड़े बड़े देश है वो उसमें आते हैं, तो बड़ा सशक्त जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो नाटो जो है बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पर कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल ऑफ इट्स मेंबर इज कंसीडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। मतलब जैसे हम साथ साथ है उस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए हम साथ साथ है में ये 3 भाई है और ये 3 उनकी वाइफ है। अब यहाँ पर क्या है कि किसी ने भी अगर ये बंदे पर अटैक कर दिया, ठीक है, एक बंदे पर अटैक किया, कोई बाहर का व्यक्ति है उसने इस बंदे पर अटैक कर दिया, तो ये जो बाकी के लोग हैं ये समझेंगे कि हम पर भी अटैक हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ एक उसके साथ नहीं भिड़ेगा, बल्कि यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर 6 के 6 लोग जो है वो उस अगेंस्ट में भिड़ जाएंगे। तो ये हमें नाटो का प्रिंसिपल देखने को मिलता है कि भाई अगर यूएसए के अगेंस्ट में कोई भिड़ा तो जितने भी नाटो के मेंबर्स है सबके सब उसके अगेंस्ट में भिड़ जाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे यूएसए और उसकी लड़ाई यार अपन बीच में क्या को पड़ना, ऐसा नहीं, यहाँ पर सभी के सभी भिड़ जाएंगे। ये यहाँ पर प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है। अब प्रिंसिपल जो है ऑफ कलेक्टिव डिफेंस ये एनरिच्ड किया गया है आर्टिकल 5 में वॉशिंगटन ट्रीटी के। तो यहाँ पर आर्टिकल 5 जो है ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 5 के तहत ही हमें देखने को मिलता है कि अगर एक मेंबर पर अटैक हो रहा है तो वो कंसिडर किया जाएगा अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स, और सभी मेंबर जो है वो रिटेलिएट करेंगे उसी तरीके से। तो ये हमें आर्टिकल 5 जो है उसमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर जो सो फार आर्टिकल 5 जो है वो कितनी बार इन्वोक किया गया है, सिर्फ एक बार इन्वोक किया गया है अब तक, वो भी 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है वो इन्वोक किया गया था। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो नाटो कंट्री मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें यहाँ पर जो समझ लीजिए जो वेस्टर्न कंट्री है यूएसए वो सब तो हमें देखने को मिलती ही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर मेन है।
तो यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो उसमें हमें नॉर्वे जो है वो देखने को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर स्पेन देखने को मिलता है, फ्रांस देखने को मिलता है, जर्मनी देखने को मिलता है, इटली देखने को मिलता है ना। तो देखिए पहले क्या था पता है क्या, पहले ऐसा था कि जो कंट्रीज है वो यहीं तक बटी हुई थी, मतलब यहाँ तक ही हमें देखने को मिल रही थी कि भाई सारे के सारे कंट्रीज जो है नाटो के मेंबर्स नहीं है, इससे इधर साइड के जो है वही यहाँ पर नाटो के मेंबर जो है वो बने हुए थे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो बाकी की कंट्रीज है वो भी बोलती है कि यार हमको भी नाटो का मेंबर बनना है, तो फिर यहाँ पर पोलैंड जो है वो भी ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पर जो रोमानिया है वो भी ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पर जो टर्की है वो भी ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पर जो लाटविया है वो भी ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पर जो लिथुआनिया है वो भी ज्वाइन कर लेता है। मतलब धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ये जो बाउंड्री है रशिया की, ये रशिया की बाउंड्री है, तो बाउंड्री के करीब यहाँ पर नाटो मेंबर जो है वो आ जाते हैं। अब नाटो मेंबर्स का आना मतलब क्या है, नाटो में ज्वाइन होना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी नाटो मेंबर्स हैं अपनी फोर्सेस वो यहाँ पर तैनात रख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर पता लगाए यूएसए के फोर्सेस यहाँ पर तैनात, तो यहाँ पर रशिया जो उसको तो खतरा महसूस होगा ना। जैसे इंडिया में सोचिए कि जब इंडिया की बारी थी तो इंडिया ने यहाँ पर जो भूटान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा, डोकलाम स्टैंड ऑफ, वहां पर रशिया को खदेड़ दिया कि भाई तुम पीछे हटो। क्यों? वही सिक्योरिटी इशू था कि हमारे बाउंड्री के एकदम करीब वहां पर उनके सोल्जर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो रशिया को दिक्कत यही कि यहाँ पर हमारे बाउंड्री के एकदम करीब यहाँ पर जो है वो लोग आ रहे हैं। अब कंट्रीज जो यहाँ पर बचे हुए हैं उसमें बेलारूस, यूक्रेन, यही बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है बची हुई है जिन्होंने यहाँ पर नाटो जो है वो ज्वाइन नहीं किया। अब उसमें भी यूक्रेन जो है वो बोल रहा था भैया मेरे को नाटो जो है वो ज्वाइन करना है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ तक भी जो उनकी मिलिट्री है वो आ जाती थी। तो यहाँ पर पुतिन को यही नहीं पड़ रहा था कि भाई यहाँ पर इतना एक्सपांशन तुम क्यों कर रहे हो। उनका रशिया का ये बोलना है जो पहले था तुम्हारा कि यहाँ हमारी बाउंड्री से दूर वही तुम्हारा नाटो जो है वो रहना चाहिए, बाकी तुम्हारा नाटो 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 इधर नहीं आना चाहिए, बाकी तुमको जो करना है तुम उधर साइड करो, हमारी बाउंड्री के पास नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो फिनलैंड ने जब, स्वीडन ने जब बोला कि हमको भी यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो इस पर भी धमकी जो है वो रशिया के द्वारा दे दी गई थी कि भाई अगर तुमने ज्वाइन करने की कोशिश की तो तुम पर भी अटैक जो है वो इसी तरीके का होगा, क्योंकि यहाँ पर भी रशिया की बाउंड्री जो है वो टच होती है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मेंबर जो है, मेंबर कंट्री इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि भाई यहाँ पर जो नाटो है बेसिकली करता क्या है। नाटो या अलायंस है कंट्रीज का फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का पूरा जो है वो यहाँ पर अपने जो कनेक्शन है वो बिल्ड करता है। तो यूनिक लिंक है दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में यूनिक लिंक जो है वो हमें देखने को मिलता है इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, है ना। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में तो आ गया होगा कि भैया यहाँ पर आर्टिकल 5 जो है वो अभी क्यों इन्वोक नहीं किया गया है। जब यूक्रेन पर अटैक हुआ है रशिया का, तो अभी यहाँ पर इन्वोक जो है वो क्यों नहीं किया गया है आर्टिकल 5, जहां पर एक पर अटैक मतलब सभी पर अटैक माना जाता है। क्योंकि यूक्रेन जो है, सिंपल सा जवाब है, यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न डिफेंस अलायंस का तो पार्टनर है लेकिन नाटो का मेंबर नहीं है। ये जो आर्टिकल 5 ये इन्वोक कब किया जाता है, जब नाटो के मेंबर पर, किसी भी मेंबर पर अटैक होता है। अब अगर वो पोलैंड पर अटैक करता रशिया तो फिर सब भिड़ जाते हैं, है ना। तो जो नाटो का मेंबर है उस पर अगर एक पर अटैक हो रहा है तो कंसिडर किया जाएगा कि सभी नाटो मेंबर्स पर अटैक हो रहा है और सभी नाटो के मेंबर जो है वो भिड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन जो उसे साइन नहीं किया, यूक्रेन को लिया ही नहीं गया। और ऐसा कई बार आया था कि यूक्रेन जो है वो अब यहाँ पर नाटो का मेंबर जो है बनने जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर रशिया ने उसे बता दिया कि भाई तुमको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है और तुमने नाटो जो है बिल्कुल ज्वाइन करना नहीं है। तो ये यहाँ पर हमें चीज जो है वो देखने को मिलती है। अभी देखिए यहाँ पर इंडिया जो है उसने क्यों नाटो ज्वाइन नहीं किया। इंडिया भी ज्वाइन कर सकता था, है ना, कि भाई एक सिक्योरिटी मिल जाती है, इतने बड़े बड़े देश जो है उनके अंडर, तो कौन हम पर अटैक करेगा। हम पर अटैक हुआ तो सभी के सभी देश वहां पर भिड़ जाएंगे। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर इंडिया जब आजाद हुआ था उस समय से ही इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसको यहाँ पर प्रोपोगेट किया कि हम यहाँ पर किसी की तरह अलाइंड नहीं, क्योंकि इंडिया जब आजाद हुआ उस समय पर कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर के बीच में। इंडिया किसी की तरफ अलाइंड नहीं था, है ना। और अगर यहाँ पर नाटो ज्वाइन कर लेता है तो रशिया के साथ हमारे रिलेशन जो है बहुत खराब हो सकते हैं, क्योंकि हमारा रशिया ऑल टाइम वेदर फ्रेंड है। तो ऐसे सिनारियो में रशिया को हम यहाँ पर दुखी कर सकते थे। रशिया के साथ हमारे बहुत ज़्यादा डिफेंस ट्रेड चलते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडिया जो है उसे नॉन अलायंट अपना रखने की वजह से कि भाई हम किसी की तरफ इंक्लाइन नहीं होना चाहते यार, हम पीस चाहते हैं, हम शांतता चाहते हैं, हम यहाँ पर डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ें जो है रिजॉल्व करना चाहते हैं। इस वजह से जो है इंडिया ने यहाँ पर साइन नहीं किया। और कोल्ड वॉर की वजह से यहाँ पर आपको पता ही है कि कोल्ड वॉर जो है उसकी वजह से इंडिया ने यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो अपनी बरकरार रखी थी।
तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा वीडियो से, और अगर मिला है तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए, और डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप, जहाँ पर आपको यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।